शाम को दोनों का रहेगा ना? नहीं नहीं, उसके लिए वो टाइम टेबल डाला था ना, वैसे करेंगे। अब 4 दिन क्लास रहेंगी, एक दिन रिवीजन रहेगा, फिर एक दिन का गेप और फिर एक दिन टेस्ट रहेगा, तो वो पूरे 2 घंटे तक का रहेगा। मतलब उसमें कम से कम 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक साथ। ओके सर। अब डेली वाला बस वो क्लास में ही जनरली जो पूछना हो जाएगा, वो वाली चीजें करा करेंगे, है ना। मतलब फिर तब से भी शाम रहेगा। की नहीं, शाम वाली भी अब नहीं रहेंगी, शाम नहीं वाली रहेंगी। नहीं, बस अब मॉर्निंग मॉर्निंग, है ना। 2 घंटे कंटिन्यू हो जाएगा ना, उसमें भी मैं डेली कम से कम 5-10 क्वेश्चन जरूर डाला करूंगा, तो डेली होते जाएगा वो भी। अभी जैसे अपन 30-40 क्वेश्चन तक जाते थे, कभी जब 20 तक जाते थे, तो उतना नहीं, 10 तो हाँ। कंफर्म है, 10 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। अब वो हम जनरल वाले क्वेश्चन नहीं क्यों करेंगे, उसमें हाई क्रिटिकल थिंकिंग वाले करेंगे, कि जो बहुत ज्यादा घुमा फिरा के आते हैं, वो 10 क्वेश्चन। सर कल आपने टाइम टेबल सेंड किया था क्या? हाँ ना, कल ग्रुप में किया था। सर मेरे पास नहीं आया शायद। पोस्टर पे है, पोस्टर पे। पोस्टर ठीक है, सेंड किए। हाँ, अच्छा और एक उस बार पर कर है। दूंगा, और एक बार कर दूंगा। सर है वो तो है। हाँ, बस वही टाइम रहेगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज शायद आधे लोग छुट्टी मना रहे हैं, तो फिर ठीक है, जितने हैं उतने पे, ज्यादा वेट नहीं कर रहे हैं। चलो, कल ये प्राथमिक उपचार द्वितीयक उपचार बताया था थोड़ा सा। कल हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव आए थे, है ना। उस ऑब्जेक्टिव में एक वर्ड आ रहा था जो जिसका मतलब ये प्राथमिक अनपक, है ना, स्लेज, है ना, ये वर्ड आया था, और कल इसके 2 ऑब्जेक्टिव छुड़वा दिए थे, है ना। यस सर। तो यहाँ पर अब क्या चीज हो रही, दरअसल ये चीज वो बहुत ज्यादा हिंदी पूछ लिया था, इसीलिए उसको पता ही नहीं चला कि वो क्या चीज है। लेकिन कल अगर ध्यान दियो तो ये चीज हम बता चुके थे, है ना। अब देखो, सबसे पहले तो हम क्या चीज हो रही थी कि यहाँ पे जो भी वेस्ट वाला मटेरियल निकल रहा है घरों वगैरह से, या जो भी कॉलोनी है उससे, अब उसके अंदर में क्या चीज रहती है, ये चीज याद रखना है। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा रहती है, और सूक्ष्म जीव भी इसमें पाए जाते हैं। और ये कैसा रहता है, एक प्रकार का वेस्ट रहता है, जिसके अंदर में काफी हानिकारक शुद्धियां उपस्थित रहती है ना। तो जब हम इसको डायरेक्ट किसी नदी या किसी भी जल स्रोत में मिला रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे प्रदूषण को रोकने के लिए हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं ना। तो जो ट्रीटमेंट करते हैं 2 प्रकार का हो रहा था, प्राथमिक, और यही प्राथमिक जो है, इसको याद रखना, ये क्या है, भौतिक फिजिकल ट्रीटमेंट भी है ना। फिजिकल ट्रीटमेंट मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये निस्पंदन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, है ना, मतलब छानना, निथारना, ये सारी मेथडों का हम यूज करते हैं। तो उसके लिए कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे ये ऊपर साइड में यहाँ चैम्बर दिख रहे हैं, तो इन चैम्बरों में पहले क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये बड़ा सा चैम्बर हो गया, तो इसमें जब पानी आ रहा है, तो उस पानी को क्या कर रहे हैं, हम जाली वगैरह लगा देंगे ताकि बड़ी अशुद्धियां ना जाए, है ना। फिर क्या करेंगे, एक लेयर ऐसी बनी हुई रहती है, जैसे यहाँ पर बना हुआ है, तो ये टैंक में नीचे साइड में क्या डाल देंगे, गिट्टी वगैरह और जाली वगैरह डाल देंगे। तो बड़ी अशुद्धि तो लकड़ी वगैरह इधर जाली के कारण छन गई, फिर जो नीचे से रिस्क के जाएगा, तो उसके कारण भी उससे जो छोटी अशुद्धियां थी वो वहां पे अटक जाना है। तो इस तरह से क्या होना है, यहाँ पे ये जो हम टैंक बना रहे हैं, इसके अंदर में जो भी वाटर आ रहा है, उसका अलग अलग मेथडों के द्वारा हम यहाँ पे अलग अलग तरह से पृथक्करण कर ले। अब जो यहाँ पे निकल रहा है वो क्या कहलाता है, स्लेज। मतलब इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, जो छोटे और ठोस वाले कण है, जब हम इसका अवसादन करते हैं, अवसादन मतलब क्या चीज हो रही थी, नीचे की ओर बैठ जाना, उसको जैसे क्या वैसे रहने देते हैं। तो जो बड़े कण रहते हैं, जैसे अपन ने मिट्टी, पानी लिया, पानी अगर मान लो गंदा रहता है, अपन उसको बॉटल में हिला के थोड़ी देर हिला देते हैं और फिर रख देते हैं, तो कैसे नीचे बैठ जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, टैंक वगैरह में उसको थोड़ी देर वैसे ही रहने देते हैं, या वो जो तालाब जैसा बना रहता है उसमें, जिसके कारण जो ठोस और छोटी अशुद्धियां रहती है वो भी धीरे धीरे यहाँ पे नीचे जमने लगती है। अब यहाँ पे जो इन्फ्लुएंट कहला रहा है ना, बहिर्स्त्राव कहलाता है ना। तो जो प्राथमिक उपचार के बाद में जो निकल रहा है, उसकी बीओडी कैसी रहती है, अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। और उसमें हानिकारक पदार्थों की मात्रा भी यहाँ पे घुलित अवस्था में उपस्थित रहती है। फिर आता है द्वितीयक उपचार, इसी को क्या बोलते हैं, जैविक उपचार बोलते हैं, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीवों की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे वेस्ट मटेरियल है, या जो भी सूक्ष्म जीव वाली मतलब जो भी दूसरे प्रकार के रोग कारक वगैरह उसमें मटेरियल है, उसको सूक्ष्म जीवों की सहायता से हम उसको नष्ट कर देते
थे। अब क्या होती है यहाँ पे कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा लगती है। तो ये जो ऑक्सीजन की मात्रा कार्बनिक पदार्थों को अपघटन के लिए जो यूज में आ रही है वो क्या कहलाती है यहाँ पे, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, और जब यहाँ पे सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जा रहा है तो जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है उस बहिर्स्राव की या स्लेज की वो कम हो जाना है ना। और अगर हम यहाँ सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद उसको नदी में मिला रहे हैं तो नदी की भी बीओडी कैसे रहना है, अपरिवर्तित रहना। लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद अगर हम उस स्लेज को अगर नदी में मिला रहे हैं तो उसकी बीओडी बढ़ जाना है ना। फिर यहाँ पर बायोगैस संयंत्र के लिए बताया था, उसमें क्या नहीं बन रही थी, ऑक्सीजन नहीं बन रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन और हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा था, है ना। और बायोगैस में क्या चीज हो रही थी कि इसका रखरखाव वगैरह, इसका उत्पादन वगैरह सारी चीजें कैसी है, बहुत ही आसान हो रही है ना। फिर यहाँ पर नदियों के प्रदूषण के लिए 2 प्लान चलाए गए थे, ये प्लान थोड़े से याद रख लेना है। एक है गंगा एक्शन प्लान और एक है यमुना एक्शन प्लान, है ना। तो जो गंगा एक्शन प्लान है वो 14 जनवरी 1986 से चालू किया गया था ना। 14 जनवरी 1986 1986 से चालू किया गया था। ठीक है, और इसमें 2 और कार्यक्रम चलाए गए थे, जो था नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी और सेव गंगा मूवमेंट, है ना, और गंगा कॉलिंग सेव गंगा। ठीक है, ये थोड़े से स्लोगन याद रख लेना इस गंगा एक्शन प्लान के लिए कि इसमें और भी कुछ प्रोग्राम चलाए गए थे, है ना। तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, NRBA, फिर है सेव गंगा मूवमेंट, है ना। उसके बाद है गंगा कॉलिंग गंगा सेव। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज आती है यमुना एक्शन प्लान। तो यमुना एक्शन प्लान में जापानीज बैंक के द्वारा, यहाँ पे जापान के द्वारा भी मदद की गई थी हमारी इंडियन गवर्नमेंट को। तो उसमें बैंक का भी नाम याद रखना है, मतलब एक कंपनी जिसने यहाँ पे हमको पैसा दिया था यमुना को क्लीन करने के लिए, है ना। तो उसका नाम था जापानीज बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, JBIC, जापानीज बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। ये जापानीज गवर्नमेंट थी जिनने क्या किया था, हमको हेल्प करी थी। सर कविता बोल रही है कि वो ऐड नहीं हो पा रही है। कविता ऐड नहीं वो बोल हो रही पा है सर रही से, है। ये सर वो बोल रही है सर से बोलो। अब हुई। हो रही है, अब धीरे से ज्वाइनिंग दिखा रहा है, हो जाएंगे अब। तो उसका वेटिंग बता रहा है। हाँ, वेटिंग बता रहा है, यहाँ पे अब ज्वाइनिंग दिखा रहा है उसकी। वेटिंग ही दिखा रहा है उसके, इसमें नेटवर्क नहीं है अच्छे से, उसको थोड़ा सा नेटवर्क में आना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी दीपा आई थी, उससे बाद में वो ज्वाइन हो गई। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसको हो जाएगा। कर दिया है मैंने, एक्सेप्ट कर दिया, हो जाएंगी। ओके सर। कविता की इसमें ना कंफर्म नेटवर्क नहीं है, ये उनके बाद में निधि आई है, इसकी भी, ये भी दीपा भी ज्वाइन हो गई, निधि भी हो गई। उसके इसमें उसको नेटवर्क की दिक्कत है, उसको एक मैसेज छोड़ देते हैं, नेटवर्क में आओ। बोल दिया सर। हाँ, ठीक है। बायोगैस उत्पादन में ये तो हो गया था, है ना। मैथेनोजन याद रखना है ना। और जो सामान्य जीवाणु है वो कौन है, मैथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, देखो दरअसल यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, ये सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं को मैथेनोजन कहते हैं। ठीक है, और जो बैक्टीरिया है पर्टिकुलर, उसको क्या, कौन सा बैक्टीरिया है, वो मैथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, ये याद रखना है बेटा। जब बहुत सारे बैक्टीरिया है तो उसको हम मैथेनोजन कैटेगरी है, एक तरह से कैटेगरी है ना, क्लास है। और यहाँ पे ये पर्टिकुलर पर्सन है। तो ऑप्शन अगर आता है और वो बोलता है कि बायोगैस संयंत्र में यूज होने वाला जीवाणु कौन सा है, तो वहां पे माइकोबैक्टीरियम लगाना। और वो बोलता है कि ये बायोगैस संयंत्र में यूज होने वाले जीवाणु कौन से है,
तो मैथेनोजन लगाना फिर, ठीक है। वर्ड थोड़ा सा ध्यान देना। चलो उसके बाद है रूमेन में यह सर ये जीवाणु सेलुलोज, फिर से बताइए, क्या फिर से बताइए। देखो जब बहुत सारे वो जीवाणु की बात करेंगे कि बायोगैस संयंत्र में कौन से जीवाणु होते हैं, है ना, या किस प्रकार के जीवाणु होते हैं, तो मैथेनोजन होते हैं, ठीक है। और अगर वो पूछता है कौन सा जीवाणु होता है, तो मैथेनोबैक्टीरियम, मैथेनोबैक्टीरियम, ठीक है। ओके सर। वर्ड पे ध्यान देना है, वर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है। अगली चीज आ रही है यहाँ पे पशुओं के रूमेन में। रूमेन क्या होता है, दूसरा आमाशय होता है जिसके अंदर में सेल्यूलोज का पाचन होता है ना, सेल्यूलोज का पाचन होता है, ये भी याद रखना है, सेल्यूलोज का पाचन होता है, ठीक है। बाकी डायग्राम वगैरह से कुछ याद नहीं रखना है ना। चलो अगली बारी आती है जैव नियंत्रण। तो जैव नियंत्रण में क्या चीज हो रही है, सारे के सारे वो चीजें या वो मेथड आ रही, जैसे हम यहाँ पे दो तरह का जैव नियंत्रण करते हैं, केमिकल करते हैं ना, केमिकल कीटनाशी और पीड़कनाशी का प्रयोग करते हैं, जो क्या करते हैं ज्यादातर हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं ना, जिसके कारण जो अदर जो वहां पे जो भी इन्वायरमेंट में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हानि हो जाती है, अदर जो स्पीसीज रहती है उनको नुकसान होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैव नियंत्रण की जैविक विधियां मतलब सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। तो उसमें कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले जैसे बेसिलस thuringiensis हो गया है ना, तो बेसिलस thuringiensis के लिए बोला था, वो क्या बना रहा था, बीटी टॉक्सिस बना रहा था, और वो लेपिडोप्टेरा और टेरिडोप्टेरा के जो कीट थे उनके लिए हानिकारक प्रोटीन हो रही थी, हानिकारक पदार्थ का निर्माण कर रहा था, जिसके कारण वो जीव पौधे को खाने से मर जा रहे थे। तो इस तरह भी क्या हो रहा था, जैव नियंत्रण हो जा रहा था, है ना। तो ये क्या हो गया यहाँ पे कि जो जैव नियंत्रण मतलब सूक्ष्म जीवों का हम प्रयोग कर रहे हैं किसी भी चीज को नष्ट करने के लिए, कोई दूसरे प्रकार के यहाँ पे कोई हानिकारक कीट वगैरह को नष्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज याद रखना, जो रासायनिक जैव उर्वरक मतलब जो रासायनिक कीटनाशी और पीड़कनाशी है, ये क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान पहुंचाते हैं ना, जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी प्रजाति को नष्ट कर सकते हैं ना। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखना। फिर यहाँ पर मैथडों की बात आती है, तो अलग अलग प्रकार की मैथड आती है ना। तो मेथड में कैसे, जैसे अभी ये बताइए बेसिलस thuringiensis वाली है ना, दूसरी हो गई जैसे प्राकृतिक परभक्षी, है ना, प्राकृतिक परभक्षी में याद रखना है यहाँ पे लेडी बर्ड, कल आया था एक ऑब्जेक्टिव में, है ना, लेडी बर्ड नर परभक्षी कीट होता है, जो कैसे होता है, लाल कलर का होता है, और जो एफिड है ना, एफिड का नियंत्रण करता है। और एफिड क्या है, एक तरह की नागफनी है, ठीक है, एफिड एक तरह की नागफनी है ना। दूसरी चीज ड्रैगन फ्लाई, है ना, जो ड्रैगन फ्लाई रहती है वो क्या करती है, मच्छरों के नियंत्रण के लिए उपयोग में लाई जाती है ना, ठीक है, याद रहेगा इतना। चलो अगली चीज आती है कवक आधारित जैव नियंत्रक, है ना। तो कवक आधारित जैव नियंत्रक में क्या आ रहा है, ट्राइकोडर्मा, है ना। ट्राइकोडर्मा क्या कर रहा है, यहाँ पे जो भी पादप वगैरह है उसके अंदर में जो भी कवक वाले रोग हो रहे हैं उनसे उनको सुरक्षा प्रदान करता है, और जड़ों के साथ में जुड़ जाता है, और जड़ों के संक्रमण को बचाता है, और जड़ों के द्वारा खनिजों के अवशोषण को भी बढ़ा देता है। लेकिन ट्राइकोडर्मा उस किसी भी पौधों के ऊपरी भाग में किसी भी तरह से सहायक नहीं होता है, वो सिर्फ जड़ों के ऊपर जो रोग हो रहे हैं उसी के लिए सहायक होता है, ठीक है। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पर दूसरी और भी मेथड आती है जिसमें क्या करते हैं हम, जैसे क्या हार्मोनल विधि में क्या करते हैं हम, जो भी कीट वगैरह रहते हैं उसके अंदर में जो मादा रहती है उसके अंदर में क्या रहता है, फोरामोन नाम का हार्मोन रहता है, जिसके कारण नर कीट उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, एक खेत है मान लो, है ना, जैसे अब ये खेत हो गया, तो इस खेत में क्या करेंगे हम, एक प्लेट लेंगे, उसके ऊपर फोरामोन हार्मोन लगा देंगे और उसको खेत के अंदर रख देंगे, है ना।
खेत के अंदर रख देंगे तो जो कीट है, अब ये किसके द्वारा स्रावित होता है, मादा के द्वारा, है ना। तो जो नर कीट है इस फेरोमोन हार्मोन की ओर स्रावित होने लगेंगे। अब यहाँ पे ये हमने फेरोमोन हार्मोन लगा दिया और इस प्लेट के चारों ओर में क्या करना है, यहाँ पे हम एक चिपचिपा कोई भी पदार्थ लगा देंगे। अब चिपचिपा पदार्थ लगा दिए तो सारे के सारे कीट आके इस चिपचिपे पदार्थ से चिपक जाना है। जब वो सारे के सारे कीट इस चिपचिपे पदार्थ से आके चिपक जाएंगे तो इस खेत में जितने भी नर थे वो सब क्या होगा, यहाँ आके चिपक गए, मर जाएंगे वो, जिसके कारण अब प्रजनन नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है, तो इस तरह से भी क्या होना है, वो जो कीटों का संक्रमण हो बढ़ रहा था वो खत्म हो जाना है। दूसरी मेथड आती है, एक और मेथड यहाँ पे हार्मोनल मेथड आती है। हार्मोनल मेथड में क्या करते हैं, जैसे हम ग्रोथ हार्मोन लेते हैं ना, तो ग्रोथ हार्मोन को क्या कर रहे हैं हम, जब कीट जब अपने लार्वा दे रहा है तो उसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम, इसका यहाँ खेत में छिड़काव कर देते हैं और जिसके कारण वो लार्वा क्या होना है, अनियमित रूप से वृद्धि करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो यहीं पे कि ये क्या है, कोई एक लार्वा है, उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर ये है ना, लेकिन जब हम उसके ऊपर ग्रोथ हार्मोन डाल दे रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर हो जा रहा है ये, तो वो कैसे हो जा रहा है, एक दैत्याकार हो जा रहा है, बड़े आकार का हो जा रहा है, जबकि उसका नॉर्मल ग्रोथ ये आकार की थी, है ना, छोटा वाला साइज, है ना। लेकिन जब हम उसमें ग्रोथ हार्मोन डाल दे रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गई। और ये जो ग्रोथ करी थी उसने कितने टाइम में करी थी, यहाँ पे मान लो इसने यहाँ पे 2 दिन में ही बढ़ गया था, है ना। और ये भी क्या है, 2 दिन की ग्रोथ है कि वो 2 दिन में वयस्क हो रहा था, 2 दिन उसको लग रहा था, एग्जाम्पल के लिए मानो कि 2 दिन उसको वयस्क होने के लिए लग रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पर भी उसको 2 दिन लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन था जिसके कारण क्या होगी, ये 2 दिन में वयस्क ना होके क्या हो गया, सिर्फ 1 ही दिन में वयस्क हो गया। अब जब ये 1 ही दिन में वयस्क हो गया तो इसके जो बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन होने चाहिए थे वो नहीं होना है, जो ऑर्गन वगैरह अच्छे से डेवलप होना था वो सब नहीं हो पाते, जिसके कारण ये ज्यादा टाइम तक जीवित नहीं रह पाता है और बाहर साइड में आके, मतलब वो लार्वा जब कोकून के अंदर रहता है या एग के अंदर में बाहर आ रहा है तो उसकी मृत्यु हो जाती है ना। तो इस तरह से भी हम क्या करते हैं, जैव नियंत्रण कर सकते हैं ना। और ये काय के अंदर आती है, दोनों मेथड आती है, जैव नियंत्रण की हार्मोनल मेथड में आती है ना, कि हम हार्मोन के द्वारा कैसे कीट वगैरह को नियंत्रित कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, किधर गए। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। चलो हाँ सर। अगली चीज आती है जैव उर्वरक। तो उर्वरक भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, केमिकल होते हैं, दूसरे ये जैविक होते हैं। एक जैव उर्वरक जो जनरल सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है बताओ, किसके द्वारा बनाई जाती है, कोई एक जैविक खाद का और उस खाद को बनाने वाले जीव का नाम बताओ। बेटा हमें 5वीं 6वीं से पढ़ रहे हैं, पता। सर केचुआ। हाँ सुन लिया, केचुआ, है ना। केचुए के द्वारा हम यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं बेटा, है ना, जो एक तरह का क्या है, जैव उर्वरक ही है ना। चलो सेम वही चीज है यहाँ पे भी, क्या हो रहा है, जैसे हम उधर पीड़कनाशी जो केमिकल थे वो दूसरी जाति वगैरह बायोडायवर्सिटी को हानि पहुंचा रहे थे, वैसे ही यहाँ पे जैव उर्वरक भी क्या कर रहा है, बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए हमको क्या करना है, जैविक खेती करना है ना। अब जैविक खेती का मतलब और ऑर्गेनिक खेती करना है, मतलब इसी को क्या बोलते हैं, लैब टू लैंड, है ना। जो कार्बनिक खेती करते हैं उसको हम लैब टू लैंड भी बोलते हैं, है ना। और इसमें क्या करते हैं हम, जो जैव सूक्ष्म जीव वगैरह हैं वो उर्वरकों का उपयोग करते हैं। ज्यादातर हम ऐसी मेथडों का यूज करते हैं जिसमें केमिकलों का यूज ना करें, है ना। तो कार्बनिक खेती में क्या करते हैं, जैव उर्वरकों के प्रयोग के ऊपर हम बढ़ावा देते हैं। जितनी भी चीजों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो ऐसी चीजें होती है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, और इसमें केमिकल रहित खेती होती है। ठीक है, केमिकल रहित खेती होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जीवाणु में याद रखना है, तो सहजीवी जीवाणु, सहजीवी जीवाणु का नाम बता दो और उस कहाँ पे रहता है, वो किस स्कूल के साथ में बता दो, किस स्कूल के पौधों में रहता है कोई सहजीवी जीवाणु। लाइकेन और कवक, हाँ शैवाल और कवक के बीच में रहते सर माइकोराइजा हाँ, और वो शैवाल कवक के साथ रहता है सर जी। उससे क्या क्या करना, उससे हमको क्या करना।
मतलब ही नहीं है? भाई हम सहजीवी जीवाणु में हम राइजोबियम वो करते हैं सबसे पहले, नाइट्रोजन स्त्री नाइट्रोजन स्थिरीकरण के। हम यहाँ जैव उर्वरक पढ़ रहे हैं ना बेटा, हमको जैव हाँ उर्वरक के हिसाब से याद रखना है ना। तो सबसे पहले क्या चीज याद रखना है हमको कि राइजोबियम, और कौन सा होता है, लेग्यूमिनेसी कुल की पौधों की जड़ों में होता है ना, और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है। साथ में ये क्या हो गया, सहजीवी हो गया। अब अलग अलग तरह के भी हो गए। सहजीवी, मुक्त जीवी में याद रखना है एजेटोबैक्टर, कि ये क्या होता है, इन्वायरमेंट में स्वतंत्र रूप से होता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके देता है ना। एजेटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम और एजेटोबैक्टर है ना, ये कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीवी है। ठीक है। उसके बाद में जो एजोस्पाइरिलम है, ये जो जीवाणु है या बैक्टीरिया, ये कहां पर होता है, ब्राजीलियन का जो ब्राजीलियन घास है ना, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में होता है ना। फिर उसके बाद में बेसिलस पॉलीमिक्सा और कॉलेस्ट्रीडियम, ये भी क्या है, बेसिलस पॉलीमिक्सा और कॉलेस्ट्रीडियम, ये भी स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है। नाइट्रोजन स्थिरीकारक के लिए इनके अंदर में कौन सा जीन पाया जाता है, बताओ बेटा, कौन सा जीन पाया जाता है इनके अंदर। एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु के बीच में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, पहले ये बता दो। बताओ भाई, निफ जीन पाया जाता है, NIF निफ, निफ जीन पाया जाता है। ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, ठीक है। चलो, जो फिर मैं बता रहा था यहाँ पे मुक्त जीवी में, यहाँ पे याद रखना है बेसिलस पॉलीमिक्स और कॉलेस्ट्रीडियम, ये भी क्या है, मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है। फिर आता है कवक, कवकों में कौन आ जाता है यहाँ पे, माइकोराइजा, और ये किसके साथ में होता है, जो उच्च वाले जो पादप होते हैं उनकी जड़ों के साथ में ये यहाँ पे सहजीवी संबंध दर्शाता है ना। और ये भी यहाँ पर क्या कर रहा है, सहजीवी संबंध दर्शाता है, तो भूमि से खनिज लवण वगैरह और खासकर फास्फोरस है ना का अवशोषण करने की जो दर हो जाती है वो घट जाती है, किसकी, पौधे वगैरह की। तो ये वहां पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करके देता है, फास्फोरस भी उसको अवशोषित करके देता है। ठीक है। और इसमें याद रखना फिर एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। तो एक्टो मतलब जो जड़ के कहाँ रहेगा, एक्टोमाइकोराइजा, हाँ बाहर होगा, बाहर होगा है ना। और एंडोमाइकोराइजा मतलब जड़ के अंदर रह के अंदर। वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा। और जो एंडोमाइकोराइजा है वो कहाँ पर उपस्थित होता है, तो जो वैस्कुलर बंडल होते हैं उसके अंदर उपस्थित होता है, वैस्कुलर बंडल। ठीक है, वैस्कुलर बंडल में। चलो, फिर बारी आती है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, जलीय व स्थलीय दोनों पर्यावरणों में पाए जाते हैं। और इसके अंदर में मेन याद रखना एनाबीना, नास्टाक और ऑसिटेलेरिया, एनाबीना, नास्टाक और ऑसिटेलेरिया। ठीक है। चलो, अब यहाँ पे आता है कुछ क्रॉस क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अगर हमने मान लो नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण कर रहे हैं या लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों को भूमि के अंदर ही छोड़ दिया गया, तो क्या वो जब जड़ें नष्ट होंगी तो भूमि की उर्वरा शक्ति कैसी होंगी, बढ़ेंगी, घटेंगी, या कोई असर नहीं होगा, बताओ। बढ़ेगी। क्यों बढ़ेंगी? सर बढ़ेगी क्योंकि उसमें वो क्यों? रहेगा है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकारक। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला वो जीवाणु रहेगा ना उसमें। हाँ, वो गांठे उसके अंदर साइड में ही है ना, इसीलिए। चलो अगला बताओ, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो रहा है उसकी वो जो जड़ें होती है लेग्यूमिनेसी कुल में, वो पिंक कलर की होती है, क्यों होती है? सर उसमें वो लेग्यूम के कारण। लेग्यूमेग्लोबिन हीमोग्लोबिन होता है उसमें। क्या होता है? लेग्यूमेग्लोबिन। हाँ, लैग एक इम्यूनोग्लोबुलिन है। हीमोग्लोबिन। और हाँ,
लैग हीमोग्लोबिन क्या बनाता है? हाँ, नाइट्राइट बनाता है ना, जिसके कारण पिंक कलर हो जाता है ना। दोनों जगह पे दोनों ऑप्शन याद रखना। अगर वो लैग हीमोग्लोबिन दे देता है तो वो भी, और नाइट्राइट देता है तो नाइट्राइट के कारण। ठीक है, ठीक। यस सर। फिर धान के खेतों में कौन सा साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है? हाँ? धान के खेतों में एजोला और एनाबिना है ना। ठीक है, ओके सर। एजोला और एनाबिना। फिर याद रखना दूध का पास्चुराइजेशन जब हम 15 मिनट तक 72 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? पास्चुराइजेशन कहलाती है। और इस पर जितने ये 72 जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इस पर क्या होते हैं, यहाँ पे जो टेक पॉलीमरेज पढ़ा था हमने है ना, या जो थर्मोइक्वेटिकस में बोला था, थर्मोस्टेबलाइजिंग एंजाइम रहते हैं, हाँ तो वो विकृत होने लग जाते हैं, जिसके कारण में 72 डिग्री सेल्सियस पे ये जीवाणु कैसा, मतलब जो भी जीवाणु है वो नष्ट हो जाते हैं, जबकि 100 डिग्री पे नहीं होते हैं, है ना। 100 डिग्री पे वो उसको स्टेबल करके रखता है, लेकिन 72 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, टेक पॉलीमरेज सक्रिय हो जाता है, ये जो ये थर्मोस्टेबलाइजिंग एंजाइम रहते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण वो किसी से भी क्रियाएं करने लगते हैं। तो जब वो अपने बॉन्ड एक जगह से छोड़ रहा है दूसरी जगह जोड़ रहा है, तो उस टाइम में क्या होना है, वो टूट जाते हैं बॉन्ड, जिसके कारण में वो जीवाणु की भित्तियां नष्ट होने लग जाती है और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। और तो ठीक है, इतना ही था इसमें, इतनी चीजें याद रखना है ना। निफ जीन याद रख लेना बेटा, निफ जीन। ठीक है जी सर। फिर एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट वाली नीट में, पेनिसिलियम नहीं, पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव या कवक से प्राप्त होता है? तो पेनिसिलियम नोटेटम। यस सर, पेनिसिलियम नोटेटम। तो इससे रिलेटेड, पेनिसिलिन से रिलेटेड एक कुछ न कुछ आएगा, है ना। और एफिड के जीव नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लेडी बर्ड का यूज करते हैं ना। यस सर। ये कल सही जोड़ी में था, है ना। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बता दी थी मैंने। हाँ सर। टेट्रासाइक्लिन याद रखना ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। ठीक है, हाँ सर। ब्रॉड मतलब बड़े, बहुत ज्यादा चीजों के लिए यूज में जो आती है। नैरो स्पेक्ट्रम में कोई भी। तो इतना है। तो आज कितने लोग जुड़े हुए हैं? काफी कम है। ठीक है, आज तो बहुत सबको कम ऐसा है। लग रहा होगा कि संडे वनडे है। एग्जाम्पल क्या? नैरो स्पेक्ट्रम में, नैरो स्पेक्ट्रम में यस सर। कोई भी एंटीबायोटिक्स जो तुमको याद रह जाए, जो कुछ भी लिख दो। अमाइकासिन हो गई, पेनिसिलिन हो गई, ऑक्सोसिलिन हो गई, एमॉक्सिसिलिन हो गई, कोई भी, पर टेट्रासाइक्लिन याद रखना ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पता है कि आंसर भी दिए, क्वेश्चन भी दिए, बस ओके सर। लगाना है। तो कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि आंसर लिखो, ये क्या है इसका आंसर, हाँ। मतलब चार आंसर। तो फिर ठीक है, 12th वाला पोर्शन हो गया खत्म, है ना। अब बारी आती है कल से। तो कल से पहली वाली क्लास रहेंगी, जिसको डाउट है वो बता दे रहा हूँ कि पहली वाली क्लास रहेंगी 11th के पोर्शन की, दूसरी वाली क्लास रहेंगी 10 बजे से 12th के पोर्शन की, और उसमें डे भी है बेटा, है ना। अलग अलग डे हमारे डिसाइड कर लिए हमने कि किस किस डे क्या क्या चीजें होना है, उसी हिसाब से चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे ट्यूसडे टू फ्राइडे बेटा एक्सप्लेनेशन क्लास रहेंगी 4 दिन। ठीक है, ओके सर। और उसके बाद में टाइमिंग फर्स्ट सेशन की 9 से 10 रहेंगी, दूसरे वाले की 10 से 11, और फिर बारी आती है सैटरडे।
तो सैटरडे कंटिन्यू क्लास चलेंगी, उस दिन भी 1-1 घंटे की, लेकिन उस दिन रिवीजन रहेगा साथ में, जिसको जो भी डाउट रहेगा वो, है ना। और उसके बाद बारी आती है मंडे। तो मंडे के दिन टेस्ट रहते जाएगा बेटा, है ना। जैसे अभी तक हमारे टेस्ट चल रहे थे, सेम सर वैसे संडे के दिन टेस्ट तो उस छुट्टी टाइम भी रहेगी। रहेंगे, है ना। मंडे, मंडे का मैंने शायद बस टाइम डाल दिया, डे नहीं डाला है किस दिन, है ना। तो संडे संडे बेटा गेप संडे छुट्टी नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना सर, ऐसा नहीं है। वो इसीलिए कि हॉलीडे। देखो, वो संडे इसीलिए हमने वो किया है कि एक दिन पढ़ने के लिए भी मिल जाए, तो भी टेस्ट देने में मजा आएगा, नहीं तो फिर क्या मतलब है हाँ ना। अब वो दिन ही इसीलिए डिसाइड किया कि संडे संडे आराम से पढ़ लो, सैटरडे बढ़िया सा रिवीजन हो जाना है ना। हाँ सर सर। जो भी डाउट सैटरडे होंगे का टाइम, हाँ सैटरडे का Saturday- टाइम वही रहेगी। सैटरडे, सर टाइमिंग वही रहेगी ना, यही बोल हाँ रही हाँ, हूँ। टाइमिंग सारी जैसी की वैसी ही चलते जाएंगी। और मंडे को भी वही। हाँ मंडे को भी वही, कल तो लेकिन चैप्टर मंडे स्टार्ट को होगा ना, ना। मंडे को जो टेस्ट होगा ना, वो 11th-12th दोनों पोर्शन का मिक्स होगा, एक साथ में करेंगे हम। मतलब 9 से 10, सर उसमें मतलब एमसीक्यूज ही रहेंगे ना, हाँ उसमें क्या बेटा? एमसीक्यूज ही रहेंगे ना, हाँ हाँ एमसीक्यूज ही हाँ रहेंगे ना सर। हाँ। देखो उसमें ओके दरअसल सर। मंडे वाले इसमें ऐसे वो किया है कि 11th-12th अपना जो चैप्टर चलेगा उसके करेंगे, साथ में जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले जैसे सही जोड़ी वाले और जो सेंटेंस दिए रहते हैं कि ये सेंटेंस है और कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं ना हमको, तो हम सर ऐसे वाले यस क्वेश्चन सर। सॉल्व करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ओके सर। और उसमें ये चीज भी रहेंगी कि देखो मैं इसमें यार 11th-12th वाला भी लेके चलूंगा, पर ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव भी बताते जाऊंगा कि कहाँ से क्या ऑब्जेक्टिव बन रहा हूँ, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ मैं शुरू से ही ये चीज लेके चलता हूँ। जैसे मैं यहाँ कोचिंग भी लेता हूँ तो उसमें भी यही चीज है कि मैं 11th-12th को ही तभी से बताते रहता हूँ कि क्या ऑब्जेक्टिव बनेगा, कैसे क्वेश्चन वो होते हैं। तो बस ये रहेगा कि बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएंगी, तो उस चीज को थोड़ा सा संभालना कि डिटेल भी, अगर देखो अगर हम डिटेल ज्यादा पढ़ेंगे तो हमको ऑब्जेक्टिव और ज्यादा सरल लगने लगेंगे फिर। यस सर। हाँ तो ये नहीं कि क्या बकवास चल रही है या इतना लेंथी चल रहा है, नहीं, जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे ना वो यहाँ पे देखो जीएनटी के लिए तो चलो ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं रहती है तो उतनी दिक्कत नहीं रहती है। नीट में माइनस मार्किंग रहती है तो हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बहुत सारी बातें पता होना चाहिए, तभी हम उससे सही बन पाते हैं ना। तो हम अपने लेट जाते हैं, मुझे नहीं पता बोल